सो हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फिनिशर्स सीएसएन आईटी चैनल पे। माफ़ी चाहता हूं, इससे पहले थोड़ी देर पहले जो स्ट्रीम हुई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क की वजह से, तो वो मुझे रोकनी पड़ी। अब दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट हुई है, तो आप एक बार दोबारा से स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने डीबीएमएस का टॉपिक किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और हमने देखा था कि हम कैसे उस डेटा को तैयार करते हैं, हमारे उस डेटा का क्या यूज़ होता है, किस किस तरह से हम उस डेटा को तैयार कर सकते हैं और कैसे उस डेटा को तैयार होने के बाद संभाला जाता है। तो हमने डिस्कस किया था जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किया था, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम उस डेटा को मैनेज करते हैं। उसी डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसको हम एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर ही टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सारे ग्रुप्स में, ताकि सभी इसका जो है वो फायदा उठा पाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में काफी बार आपने देखा होगा कि आप लोगों से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच डेटा मैनिपुलेशन, कौन सा डेटा मैनिपुलेशन कमांड होती है जो यूज किया जाता है कुछ कंबाइन करने के लिए रिकॉर्ड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाता है, इनमें से कौन सा वैलिड सिक्वल टाइप नहीं है, या फिर सिक्वल परमिट्स एट्रीब्यूट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ऑपरेटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस की पहले आज हम करेंगे थ्योरी, और उसके बाद हम करेंगे आज का क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बने रहना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सीक्वल का जो टॉपिक है 11th 12th एनसीईआरटी का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को हेलो, सभी को गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का। और एक बार अगर मेरी वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दो। और आप तैयार हैं बिल्कुल अच्छे से सीखने के लिए कि सीक्वल से हमें क्या क्या टॉपिक हमारे पास बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे सीक्वल से पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जब पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया, मान लो यूनिवर्सिटी का हमने एक डेटाबेस तैयार किया था जिसमें स्टूडेंट्स की हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दी थी। फिर हमने जो एक फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म फिल करने के बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो चली गई थी, मान लो एमडीयू का मैं नाम लेता हूं, एमडीयू यूनिवर्सिटी के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई थी। तो ऐसे ही आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने अपना डेटा जो है इन्फॉर्मेशन, वो एमडीयू की उस वेबसाइट के ऊपर या उस एप्लीकेशन में सबमिट किया हुआ है। अब एमडीयू के पास इतना सारा जो डेटा बन गया है, वो पूरा डेटाबेस तैयार हो गया है। अब एमडीयू वाले उस डेटाबेस को संभालेंगे कैसे, कैसे उस डेटाबेस में चीज़ों को वो ऐड करेंगे, कैसे उस डेटा में से चीज़ों को वो निकालेंगे, कैसे उस डेटा में पहले से एक स्टूडेंट का डेटा फिक्स है, फिर वो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं मुझे कुछ और फिक्स कराना है, कुछ और नई इंफॉर्मेशन ऐड करानी है, जमा करानी है, तो वो कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम को बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और इस सिस्टम के अंदर कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे एक डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो मैराथन क्लास की पीडीएफ आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई है, कोई बात नहीं, करा देंगे। वो जो मैराथन क्लास की पीडीएफ थी उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है नोट्स के बनने में, इसलिए नहीं करा पा रहा मैं, करा देंगे। डीबीएमएस की मैंने भेज दी थी। माइक टेस्टिंग ओके, 1 2 3। तो माँ सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है कि एसक्यूएल होता क्या है। अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो एक्सेसिंग और मैनिपुलेटिंग डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड्स को उठाने के लिए, लेने के लिए, या फिर उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स के साथ, वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हम जिस लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, उसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। एसक्यूएल के अलावा नो सिक्वल भी है, माई सिक्वल भी है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम कर पाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में और एचएसएससी के सिलेबस में, जैसा कि आपको पता है कि 12th तक की कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है, तो आपको एसक्यूएल ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में एसक्यूएल दिया हुआ है। तो एसक्यूएल की जो कमांड होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है टू क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए भी,
पहले से कोई डेटाबेस है उसके अंदर नया टेबल ऐड करना है तो भी एसक्यूएल की हेल्प लेते हैं हम, नया डेटाबेस तैयार करने के लिए भी हम एसक्यूएल की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से पहली चीज हो गई कि एसक्यूएल की हम एसक्यूएल के कमांड्स की, एसक्यूएल की क्वेरीज का यूज करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, या फिर डेटा रिट्रीव लेने के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस के अंदर से डेटा को लेने के लिए यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक तो हमारे पास मान लो एक टेबल होती है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, एक हमारे पास 4-5 और टेबल्स हैं जिसमें और 50-60 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब वो सारी टेबल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, उन टेबल्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरी क्लास नहीं चल रही, नहीं क्लास ओके है, आप एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए अपने सिस्टम, उसको मोबाइल को दोबारा से यूट्यूब ओपन कर लीजिए, आई थिंक चल जाएगी। एंड ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे इंडियन रेलवेज की IRCTC की एप्लीकेशन आप यूज करते हो, तो जैसे ही आप उसमें अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो आपको क्या दिखता है, उस रेलवेज की एप्लीकेशन का एक इंटरफेस दिखता है। तो आप क्या हो गए, यूजर हो गए, और रेलवेज का जो डेटाबेस है उसका एक इंटरफेस है जो उन्होंने हर एप्लीकेशन यूजर को दिखाया हुआ है। तो उस डेटाबेस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है जिसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, बुकिंग कर पाते हैं, ट्रेन की टिकट की बुकिंग कर पाते हैं, ट्रेन की इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, या कोई भी डेटा वहां पे हम चेक कर पाते हैं। तो इन कामों के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं SQL कमांड्स का यूज करके। हम एक टेबल के अंदर या हम एक डेटाबेस के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा मैंने बताया कि हम SQL से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, किसी टेबल के अंदर से डेटा को ले सकते हैं। SQL की मदद से हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स को, वैल्यूज को, इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हम रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के अंदर अपडेट कर सकते हैं, यानी कि पहले से कोई इंफॉर्मेशन फिक्स वहां पे ऑलरेडी सेव्ड है, उस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव करना है और हमें अपडेट करना है अपने डेटाबेस को, तो वो भी हम SQL की हेल्प से कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है, SQL की हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। एक पहले से डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर आप एक कोचिंग सेंटर में गए थे, उस कोचिंग सेंटर का खुद का डेटाबेस है, आप गए, आपने वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन जमा करवाई, अब आप कोचिंग सेंटर में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, आप वहां से छोड़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके डेटाबेस से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी वहां से हट जानी चाहिए, दोबारा आपसे कोई लिंक उनका रहना नहीं चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, SQL की हेल्प से, SQL की हेल्प से अपने डेटाबेस के अंदर से आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, नया डेटाबेस भी हम तैयार कर सकते हैं SQL की हेल्प से। और SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल्स, नई टेबल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। और SQL कैन क्रिएट व्यूज इन ए डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर व्यूज क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम किस किस तरह से उन टेबल्स को, उस डेटाबेस को देख सकते हैं, वो सारे काम। ये सारे काम जो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये हम SQL की हेल्प से कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि SQL की जो कमांड्स होती हैं वो ऐसी कौन कौन सी SQL के अंदर कमांड्स होती हैं जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं कमांड से हम ये सारे काम जो है वो डेटाबेस के अंदर कर पाते हैं। तो एक एक करके हम उन सारी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हमें SQL के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले आती है क्रिएट टेबल कमांड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि SQL की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके हम टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसी टेबल बनेगी, और इस कमांड के अंदर हमें पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम एक अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल के अंदर क्या होगा, टेबल के अंदर कॉलम होंगे, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, दूसरे किस नाम से जानते हैं, कॉलम को हम दूसरे फील्ड नाम से भी जानते हैं, या फिर एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, टेबल में मान लो कॉलम्स बनाने हैं, और टेबल के अंदर हमें क्या बनाना है, टेबल के अंदर हमें रोज बनानी है, जिन रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं और जिन रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, हमें वो सारी चीजें बनानी होती हैं। अब ये सारी चीजें बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जरूरत होती है टेबल के नाम की। मान लो हम टेबल का जो नेम है, टेबल का नाम हम रखते हैं मान लो HSSC,
HSSC के नाम से हमें कोई टेबल बनानी है। उस HSSC नाम की टेबल में हमें और क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसमें हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है, जो भी फॉर्म भरे HSSC का, वो क्या प्रोवाइड कराए, वो एक तो अपना नेम प्रोवाइड कराए। तो एक कॉलम हमने किसका बना दिया, एक कॉलम हमने बना दिया नेम का। दूसरा हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या प्रोवाइड कराए, दूसरा हम चाहते हैं स्टूडेंट अपना फोन नंबर प्रोवाइड कराए। तो एक फील्ड हम बना देते हैं वहां पे फोन नंबर की, और तीसरी कोई भी अपनी मर्जी से आप फील्ड मान सकते हो कि तीसरी यूनिक आईडी या फिर आधार कार्ड नाम की कोई आधार कार्ड आईडी उनको डालनी है। ऐसा करके आप 3 फील्ड हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते टाइम, हमें किस चीज की जरूरत होती है, नेम ऑफ द टेबल की, जो हमने चूज कर लिया है HSSC नाम की टेबल हम बनाएंगे। दूसरा नेम ऑफ द फील्ड, फील्ड यानी कि कॉलम, हम कॉलम कौन कौन से बनाएंगे, एक नाम का कॉलम होगा, एक फोन नंबर का कॉलम होगा और एक आधार कार्ड नंबर का कॉलम होगा। तीसरा हमें चाहता है डेफिनेशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ईच फील्ड। अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स एक नई टर्म है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, एक तो होता है नोट नल वैल्यू और एक होता है प्राइमरी की। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि उस कॉलम के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे नेम आप डालोगे किसी भी एक स्टूडेंट का नाम, जैसे कि हम ले लेते हैं रेनू का नाम ले लेते हैं कि रेनू अपना यहाँ पे नाम डाल रही है, यहाँ पे रेनू ने अपना फोन नंबर डाल दिया है। और ये जो अब फील्ड है एक, इस फील्ड को हम रखते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए। इस फील्ड में अगर हम लिखते हैं नोट नल, अगर हम इस फील्ड में लिख देते हैं नोट नल, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेनू और रेनू वाली जो रो है, जो रेनू का रिकॉर्ड है, उसके अंदर ये कॉलम जो है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। नोट नल, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू उसमें भरी ही जाएगी, उसमें कोई भी वैल्यू मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, वो कॉलम आपका, वो फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। तो एक कांस्टेंट तो बोला जाता है नोट नल को, और एक कांस्टेंट बोला जाता है प्राइमरी की को। और उस टेबल के अंदर हमें एक प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है। अगर आप लोगों को ध्यान है प्राइमरी की क्या होती है तो बहुत अच्छा है, अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता तो वो जाके DBMS की वीडियो पहले देखे, वहां पे उसको कीज का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि कीज क्या होती है। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें यूनिकली कोई आइडेंटिफाई करनी होती है इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम अपनी एक कॉलम को या एक फील्ड को हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो हमें टेबल के नाम की जरूरत पड़ेगी, टेबल की फील्ड्स के नाम की जरूरत पड़ेगी और कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि वो वैल्यू जो है वो खाली रहनी है या वो वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए, या फिर वो प्राइमरी की है या फिर वो प्राइमरी की नहीं है। ये सारी चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके हम एक टेबल बना सकते हैं। और जो सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल कमांड का, यानी कि वो लिखा कैसे जाता है, जो MySQL का सॉफ्टवेयर होता है, SQL का सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंटरफेस होता है वहां पे हमें लिखना क्या पड़ता है, ये बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। ऐसा आपसे HSSC के एग्जाम में बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, बस आपको एक नजर मारनी है कि कैसे लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं क्रिएट टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें क्रिएट टेबल लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें टेबल का नाम लिखना पड़ता है। हम जो टेबल बनाना चाहते हैं, मान लो HSSC के नाम की टेबल बना रहे हैं, तो टेबल नाम हो गया HSSC। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें पहले कॉलम का नाम देना पड़ता है, मान लो हम पहले कॉलम का नाम देते हैं नेम। उसके बाद हमें डेटा टाइप वहां पे लिखना पड़ता है। तो नेम के अंदर कैसी वैल्यू आ सकती है, नेम के अंदर टेक्स्ट वैल्यू आ सकती है। क्या कभी सुना है किसी का नाम 520 हो, ओए 520 क्या हाल चाल है, नहीं ना। तो हमेशा जो भी लोगों का नाम होता है वो हमेशा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम नेम फील्ड के लिए डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट कर देंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट कर देंगे। फिर हमें साइज सिलेक्ट करना होता है कि जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं उसका साइज क्या हो, कैरेक्टर साइज हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। हम मान लो यहाँ पे 20 डिसाइड कर देते हैं कि कोई भी जब नाम एंटर करेगा तो उसका साइज जो है नाम का कैरेक्टर का, वो 20 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जो भी फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन किसी भी जॉब के लिए, तो वहां पे लिमिट होती है, इतने ही कैरेक्टर्स आप फिल कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि उनके डेटाबेस के पीछे जो बंदे बैठे होते हैं, जो काम कर रहे हैं सीक्वल पे, उन्होंने वहां पे साइज कितना फिक्स किया हुआ है, 20 इतना साइज फिक्स किया हुआ है। जैसे मोबाइल नंबर डालते टाइम हम 10 डिजिट ही डाल पाते हैं, 10 से ज्यादा डिजिट नहीं डाल पाते हैं। उसके बाद नेम वाली फील्ड में हमने डेटा टाइप फिक्स कर दिया, करेक्टर अपने साइज फिक्स कर दिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट इसमें हम डालेंगे या तो नोट नल डालेंगे
नोट नल अगर हम इसमें डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो कुछ फील्ड्स के आगे स्टार मार्क लगा होता है, यानी कि मैंडेटरी फील्ड होती हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो वो खाली नहीं छोड़ने का मतलब यही होता है, नोट नल। उन्होंने अपने सिस्टम में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो फील्ड है, जब भी स्टूडेंट कोई एचएसएससी का फॉर्म भरे तो उसको अपना मोबाइल नंबर वहां पे मैंडेटरी डालना ही डालना है। नोट नल सिलेक्ट उन्होंने कॉन्स्ट्रेन किया हुआ है। ऐसे ही दूसरा कॉलम मान लो हम लेते हैं फोन नंबर का, तो फोन नंबर में कैसा डेटा टाइप आएगा, फोन नंबर में हमारा नंबर डेटा टाइप आएगा, और नंबर डेटा टाइप में हम साइज सिलेक्ट कर देते हैं, मान लो 10 की, स्टूडेंट सिर्फ 10 डिजिट ही डाल सकता है। और कॉन्स्टेंट में यहाँ पे या तो हम नोट नल सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि फोन नंबर उसको डालना ही डालना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट नल डालने के साथ साथ हम यहाँ पे इसको प्राइमरी की भी सिलेक्ट करवा देते हैं, ताकि फिर एचएसएससी को कभी भी किसी भी स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करना हो तो वो सिर्फ वहां पे फोन नंबर डालें और उनके पास उनके स्टूडेंट का पूरा डेटा आ जाए। जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि जब भी एचएसएससी का कोई एडमिट कार्ड आता है और आपसे आपका वो जो प्रिंट आउट है वो गुम हो जाता है, तो आप एचएसएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना मोबाइल नंबर डालते हो और आपके पास आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है और आपका पूरा डेटा आपके पास आ जाता है। तो ये क्या हुआ कि आपने एक वैल्यू को यूज करके अपना पूरा डेटाबेस वहां से अपनी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। तो हो सकता है उन्होंने आपके फोन नंबर को क्या किया हुआ है, एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट किया हुआ है। सर इसके बाद नेटवर्किंग कंप्लीट करा देना। हाँ हाँ, एसक्यूएल तो हो जाने दो, नेटवर्किंग भी हो जाएगी। वेरी गुड इवनिंग मुनेश यादव, मंजू पुनिया, गुड इवनिंग। तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो भी बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, और मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो एक बार थम्स अप करके बीच बीच में बताते रहा करो। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी एक टेबल तैयार कर सकते हैं, और हमारी एक ऐसे टेबल तैयार हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास दो फील्ड हमने सिलेक्ट करी हैं, वो हो जाएंगी नाम, फोन नंबर, लिमिट, और फिर कॉन्स्टेंट, नोट नल, प्राइमरी की आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप एक क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके ये सारे काम आप कर सकते हो। अब इसी में से घुमा फिरा के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, अगर क्रिएट टेबल कमांड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ओके है जी, चलिए जी। सेकंड कमांड हमारे पास आती है दोस्तों इंसर्ट इनटू की। नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है। इंसर्ट मतलब जैसे डीवीडी राइटर, सीडी प्लेयर हमारे होते हैं, हम उसमें कैसेट डाल के कैसेट को क्या करते हैं, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट यानी डाल दिया हमने उसके अंदर। तो डेटाबेस के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे। अब इंसर्ट इनटू का यूज करके हम क्या डाल रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल रहे हैं। और टेबल के अंदर रिकॉर्ड डालने का मतलब क्या है, हम टेबल के अंदर रो डाल रहे हैं। और रो डालने का मतलब क्या है, हम टेबल के अंदर टपल डाल रहे हैं, टपल वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके हम रोज को ऐड करते हैं एक टेबल के अंदर, और हम एक बार में इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी यहां से। हाँ जी ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पहली बात, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके हम क्या डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, रो डालते हैं, टपल डालते हैं, रिकॉर्ड डालते हैं। चारों के चारों ही ठीक आंसर होंगे आपके, जो भी ऑप्शन में दिखे उसी को टिक कर देना। दूसरी बात, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके हम एक बार में सिर्फ एक रो ही डाल सकते हैं। लिखा कैसे जाता है, अब सॉफ्टवेयर में कैसे लिखेंगे, जो प्रोग्रामर होंगे, जो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जैसे क्रिएट टेबल लिखा था ऐसे ही वो इंसर्ट इनटू लिखेंगे। ब्रैकेट में टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम क्या है हमारा, हमने एचएसएससी की टेबल बनाई है तो टेबल का नाम हम यहाँ पे डाल दिया हमने एचएसएससी। वैल्यू, जो वैल्यू हमें उसके अंदर डालनी है, मान लेते हैं यहाँ पे इस रो के अंदर हमने ऊपर 3 हमने कॉलम बनाए हुए थे, जिसमें एक था नाम, एक था फोन नंबर, और एक क्या था, मान लो एक था उसका पिन कोड था। तो हम इंसर्ट इनटू लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, और फिर वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में नाम डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम संदीप नाम डाल देते हैं। पहली वैल्यू हमने डाल दी संदीप, दूसरी वैल्यू हमने संदीप का फोन नंबर डाल दिया 012 एक्सेट्रा,
और तीसरी वैल्यू हमें क्या डालनी थी, पिन कोड डालना था, तो 000000 हमने ये पिन कोड डाल दिया। अब इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और ऐसे वैल्यू डाल के जैसे ही आप वहां पे एंटर करते हो तो वो डायरेक्ट आपकी टेबल के अंदर यहाँ पे आपकी रो के अंदर वो फिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो। अब फिर चाहे वहां पे एग्जाम में इंफॉर्मेशन शब्द लिखा हो, चाहे वो एग्जाम में आपका RECORD रिकॉर्ड शब्द लिखा हो, या फिर आपका टपल शब्द लिखा हो, या फिर आपका रो शब्द लिखा हो, कोई भी लिखा हो, वही आपका आंसर वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड इंसर्ट इनटू कमांड क्रिएट टेबल के बाद। अब तक हमने एक टेबल को बना लिया है, उस टेबल के अंदर हमने फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब उस टेबल के अंदर हमने एक रो भी डाल दी है, एक बार में एक रो डलती है, तो हम उस टेबल के अंदर एक रो डाल चुके हैं। अब टेबल बन चुकी है, रो डाल चुके हैं, उसके बाद बात आती है सिलेक्ट कमांड की, कि भाई सिलेक्ट कमांड हमारी क्या यूज करती है सीक्वल के अंदर और क्या क्या हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये जो कमांड होती है यूज की जाती है देखने के लिए टेबल की इंफॉर्मेशन को। एक टेबल पहले से बनी हुई है जो हमने अभी बनाई थी HSSC की टेबल, उसी का एग्जांपल लेके चलेंगे हम आज। HSSC की टेबल के अंदर से अगर हमें कोई भी जानकारी देखनी है तो हम यूज करेंगे किसका, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्ट कमांड का यूज करते हुए हम एक या एक से ज्यादा फील्ड्स की इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। एक से ज्यादा फील्ड्स की इंफॉर्मेशन लेने का मतलब क्या है कि हमारी जो अलग अलग फील्ड थी, एक हमारी नाम की फील्ड थी, एक हमारी फोन नंबर की फील्ड थी और एक हमारी पिन कोड की फील्ड थी। तो हम चाहें तो सिलेक्ट कमांड का यूज करके हमारी तीनों फील्ड्स की जानकारी भी एक साथ ले सकते हैं, और किसी एक फील्ड की जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हम एक फील्ड की जानकारी ले सकते हैं, उस जानकारी को सिलेक्ट करके, और वहां से उसको हम निकाल सकते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हमें लिखना पड़ेगा, मान लो ऐसे नेम लिखना पड़ेगा, फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्टार का यूज करेंगे, अगर हम स्टार का यूज कर देते हैं तो हमें सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार का यूज करके हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसा किस कमांड में होता है सीक्वल में, तो ऐसा सिलेक्ट कमांड में होता है। लिखते क्या है, हम क्या टाइप करते हैं, हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर या तो हम फील्ड का नाम लिखते हैं या फिर उसके आगे हम स्टार लगा देते हैं। फील्ड का नाम लिखेंगे तो पर्टिकुलर उस फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, स्टार लगा देंगे तो हमें सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर सेकंड लाइन में हम लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का क्या मतलब है, ये फील्ड हमने सिलेक्ट कर दी नाम की, हमने भाई नेम की फील्ड सिलेक्ट कर दी। फ्रॉम कहां से, HSSC के टेबल के अंदर से नाम की फील्ड को हमने सिलेक्ट कर दिया है। वेयर जहां पे, और यहां पे क्या डालोगे आप, यहां पे डालोगे एक कंडीशन कि आपको कैसी वैल्यू वहां पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो HSSC का जो हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे हम फीस का एक कॉलम हमने बनाया हुआ है कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे या फिर जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 50 रुपए पेमेंट करनी है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 100 रुपए फीस पेमेंट करनी है। ऐसा हमने एक फील्ड बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, जहां पे कंडीशन डालेंगे कि वेयर जहां पे जिसने 100 रुपए फीस पेमेंट करी है उसकी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, किस फील्ड से, नाम वाली फील्ड से। तो टोटल मान लो 50 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स ने वहां पे 100 रुपए फीस सबमिट करी थी, तो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा निकल के आ जाएगा, 30 स्टूडेंट्स का डेटा एज इट इज उसके अंदर वहीं पे पड़ा रह जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक टेबल के अंदर से सिलेक्ट कमांड का यूज करके इंफॉर्मेशन को देखा है। कैसे देखा है, हमें सिलेक्ट करना होता है फील्ड के नाम को, जिस फील्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी टेबल से, फ्रॉम उस टेबल का नाम हमें लिखना पड़ता है। वेयर के बराबर में हमें लिखना पड़ता है कंडीशन को, कि हमें किस कंडीशन के बेस पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम चाहते थे कि जिस स्टूडेंट ने 100 रुपीज पे किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, तो सिंपल हम एंटर करेंगे और हमारे पास उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। महिमा सिंह, वेरी गुड इवनिंग। तो इस प्रकार हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं टेबल के अंदर से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए। ये तो थी कमांड्स की बात कि आप कैसे पहले तो क्रिएट करोगे टेबल को, क्रिएट कमांड का यूज करके, फिर उसके अंदर टेबल बना दिया आपने, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर आपने इंसर्ट कर दी वैल्यू को, इंसर्ट करने के बाद
कैसे आप अपनी उन इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। ये तो थी आपकी टेबल की वो वाली कमांड। अब बात आती है कि अब टेबल्स के अंदर आगे और काम भी हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें एसक्यूएल के अंदर कुछ ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है। क्या क्या करने के लिए वो हम एक एक करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स चाहे आपके एसक्यूएल में आएंगे, सी लैंग्वेज में आएंगे, सी प्लस प्लस में आएंगे, चाहे आपके पाइथन में आए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हर लैंग्वेज के अंदर सेम काम होता है। प्लस का काम होता है जोड़ने का, माइनस का काम होता है सब्सट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लिकेशन स्टार का काम होता है मल्टीप्लाई करने का, और फॉरवर्ड स्लैश का ये जो साइन होता है इसका क्या मतलब होता है, डिवाइड करने का। कैसे जी? अब देखो, मान लो मैं ये एक टेबल बनाता हूं, यहां पे मैंने दो फील्ड बनाई हुई हैं। पहली फील्ड में मैं डालता हूं एफ नेम, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डलेगा, और दूसरी फील्ड में बनाता हूं यहां पे लास्ट नेम की, इसमें हम क्या डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। तो यहां से हम एक मंजू पुनिया का नाम उठाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MANJU मंजू, और यहाँ पे मैंने लिखा है पुनिया। ठीक है, ये है उसका फर्स्ट नेम और ये है उसका लास्ट नेम। समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और माउस से ऐसा ही लिखा जाता है, मंजू पुनिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सिलेक्ट कमांड यूज करनी है। क्या सिलेक्ट करना है, हमें टेबल का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, फील्ड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो फील्ड का नाम है वो सिलेक्ट करेंगे, और फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे किस टेबल के अंदर से। तो HSSC हमारी टेबल है, ऐसे हम HSSC टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई ऑपरेशन करोगे सीक्वल कमांड में, तो आपको पहले उन चीजों का यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है सॉरी, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे एफ नेम प्लस एल, सिंपल इतना करेंगे, और हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ये जो मंजू पुनिया लिखा हुआ था ये हमारे पास एक साथ आ जाएगा। टेबल में कैसे लिखा हुआ था, अलग अलग फील्ड में लिखा हुआ था, अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमारे पास मंजू पुनिया जो होगा वो एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, जिस टेबल में हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स डाले हुए हैं, और एक स्टूडेंट कहता है कि सर हमारे मार्क्स, आप एक काम कीजिए कि हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट जो था वो हमने या तो संस्कृत लिया था, ड्राइंग लिया था, फिजिकल एजुकेशन कुछ ऐसा लिया था, हमें उस सब्जेक्ट के मार्क्स डिलीट करके हमारा डेटाबेस हमें आप दे दो, हमारा प्रिंट आउट आप हमें दे दो। तो टीचर क्या करेगा कि मान लो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएस जो भी सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट को तो प्लस करेगा, प्लस ऑपरेटर का यूज करके, साथ में उसमें से माइनस कर देगा, क्या जो छठा सब्जेक्ट होगा उसका माइनस कर देगा, और उसको क्या दे देगा, उनका डेटाबेस निकाल के दे देगा। ऐसे ही किसी डेटाबेस के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन करना है वैल्यूज को तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, और अगर कोई डिवीजन करना है तो डिवीजन का यूज करेंगे। ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एसक्यूएल के अंदर, जिनका यूज हम करते हैं डेटाबेस के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए। गुरमुख सिंह, राम राम, वेरी गुड इवनिंग ब्रदर। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास आते हैं दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपस में वैल्यूज के आपस में कुछ ना कुछ एक संबंध दर्शाते हैं, और हम किसी ना किसी रिलेशन से इंफॉर्मेशन निकालना वहां पे चाहते हैं, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। किनके बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेंड्स आप लोगों को पता होगा, मैं बता चुका हूं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। अगर मान लो ए हमारे पास कोई वेरिएबल है और प्लस का साइन लगा के मैं यहाँ पे बी लिखता हूं, तो यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। इनको ऑपरेंड्स क्यों बोला जाता है, इनको ऑपरेंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लस किसी ऑपरेटर का यूज करके दोनों के बीच में हम कोई कैलकुलेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी किसी ऑपरेटर का यूज करके दो चीजों के बीच में ऑपरेशन किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, तो उन दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो कैसे यूज हो सकते हैं, अब ऑपरेंड जो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, लेस देन का होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, इक्वल टू का और नॉट इक्वल टू का। इनका जो यूज किया जाता है, सबसे पहले तो हमें क्या सिलेक्ट करना होता है, हमें नेम सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करेंगे हम नाम को।
फिर हमें क्या लिखना होता है, नाम सिलेक्ट करने के बाद हमें फ्रोम कहाँ से, यहाँ से मैं स्टूडेंट को हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं HSSC लिख रहा हूँ, HSSC की टेबल से। HSSC की टेबल से हमने जो नेम की जगह पे फीस को सिलेक्ट किया हुआ है, फीस वाली फील्ड को, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट की थी। तो यहाँ पे मान लो 3000 की जगह पे मैं ले लेता हूँ 100। ठीक है, तो फीस वाले कॉलम में हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 50 रुपीज फी पेमेंट की थी, और एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 रुपीज फीस पेमेंट की थी। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फीस वाले उसको फील्ड को, उसके बाद हम फ्रॉम कहाँ से लेना चाहते हैं, HSSC से लेना चाहते हैं, वेयर। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, वेयर फीस इज लेस देन 100, लेस देन रिलेशन ऑपरेटर का हमने यूज कर दिया। तो उस लिस्ट में से, उस डेटाबेस में से जितने भी लोगों ने 100 रुपए से कम फी पेमेंट की होगी, उनकी पूरी लिस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं कि फीस जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 50 से। तो जिन्होंने भी 50 से ऊपर फी पेमेंट की होगी उनकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही आप लेस देन इक्वल टू का यूज करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करोगे, इक्वल टू का यूज करोगे, और नॉट इक्वल टू का यूज करोगे। नॉट इक्वल टू का मतलब कि हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन डेटाबेस हमारे पास है जहां पे हम उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं जो 100 के इक्वल ना हो। वहां पे मान लो 100 भी फीस पेमेंट हुई थी, 200 भी फीस पेमेंट हुई थी, 300 भी फीस पेमेंट हुई थी, और 50 भी फीस पेमेंट हुई थी। तो हम 100 के आगे अगर एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं वो 100 के इक्वल ना हो, उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको हम एसक्यूएल में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जहां पे वेयर क्लोज के अंदर, यहां पे भी हमने कहां पे यूज किया था, वेयर के अंदर हमने हमारी कंडीशन को यूज किया था रिजल्ट लेने के लिए। ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज भी हम वेयर के अंदर ही करते हैं। वेयर का मतलब सिंपल सा है, कहां से, वेयर मतलब कहां। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है मर्ज मोर देन वन कंडीशन, जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन हमारे पास हो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉजिकल शब्द में लॉजिक आ रहा है, तो हम लॉजिक लगाते हैं कभी कभी लाइफ में, तो हम दो चीजों के बीच में लॉजिक लगाने लग जाते हैं, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर वो दोनों आएंगे, जो पहले आएगा उसकी बात मैं सुनूंगा, जो बाद में आएगा उसकी बात मैं नहीं सुनूंगा। तो एक कंडीशन है सुनने की, एक कंडीशन है नहीं सुनने की। दोनों कंडीशंस को मैं मर्ज करता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि एक की ही सुनूंगा मैं। मेरे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों में से जो मेरे पास पहले आता है, या दोनों ही एक साथ आते हैं लेकिन पहले जो एंटर करता है मैं उसकी बात सुनूंगा। यानी कि या तो मैं उसकी बात सुनूंगा या मैं उसकी बात सुनूंगा। तो जहां पे या शब्द लग जाता है, या, तो वहां पे तो आपका कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है, और काम करता है। एक मैं बोलता हूं कि मेरे दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त चाहे लेट आओ चाहे जल्दी आओ, मैं दोनों की ही बात सुन के किसी रिजल्ट पे पहुंचूंगा। तो जहां पे दोनों का साथ हो जाता है वहां पे आपका एंड ऑपरेटर काम करता है। नोट ऑपरेटर मतलब हम किसी वैल्यू को चाहते हैं कि वो नोट वो ना हो, बाकी हम लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला कोई एग्जांपल है ये, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11B। ठीक है, तो 11th क्लास के बी सेक्शन के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, फील्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम, मान लो स्टूडेंट नाम की कोई टेबल बनाई हुई है, उस टेबल से हम लेना चाहते हैं, तो टेबल का नाम हमने लिख दिया, फील्ड का नाम हमने लिख दिया। वेयर क्लोज का यूज किया, वेयर के आगे हमने लिखा क्लास इज इक्वल टू 11 एंड लगा दिया। यानी कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए है वो 11th क्लास की चाहिए है, साथ ही बी सेक्शन की चाहिए है। 11 के साथ बी, यानी कि दोनों की कंबाइन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है। अदरवाइज 11th क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बहुत सारे सेक्शन होते हैं क्लासेस में। लेकिन हमने क्या किया, एंड का यूज किया लॉजिकल ऑपरेटर का, सो दैट कि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो 11th क्लास के बी सेक्शन का ही रिजल्ट आए, बाकी कोई रिजल्ट हमारे पास ना आए। थैंक्स सर जी, आपने रिप्लाई किया। अरे गुरमुख सिंह भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, मैं रिप्लाई करने को यार कोई वैसा, मतलब यार इतनी बड़ी हस्ती थोड़ी ना है, रिप्लाई आप कर रहे हो प्यार से रिप्लाई, तो हमारा फर्ज बनता है आपको गुड इवनिंग बोलने का। सेकंड ऑप्शन, जैसे सेकंड ऑप्शन में हमें डिस्प्ले कराना है 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है,
सिलेक्ट करेंगे हम पहले फील्ड को, उसके बाद हम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के अंदर से, जहां पे वेयर, कहां पे, क्लास इज इक्वल टू या तो 11 और क्लास 12। अब यहाँ पे 11 और 12 के बीच में हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। मान लो नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स की वहां पे इंफॉर्मेशन थी, जहां पे हमने क्या किया, हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की, बट हम चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आए वो या तो 11th क्लास की आ जाए या फिर वो 12th क्लास की आ जाए। क्यों? क्योंकि बीच में हमने किस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है, और का यूज किया है। तो या तो हमारे पास 11 की आ जाएगी या फिर हमारे पास 12 की आ जाएगी। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल, डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन 10th क्लास। यानी कि हमारे पास क्लासेस हैं 9th से लेके 12th तक, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है उन स्टूडेंट्स की जो क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 10, यानी कि नॉट इक्वल टू 10 क्लास, जो 10th क्लास में नहीं है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 10th क्लास को छोड़ के हमारे पास 9th 11th और 12th तीनों क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर इंफॉर्मेशन को तीन कंडीशंस पे हासिल करने के लिए। या तो आप दोनों को साथ में लेना चाहते हो इंफॉर्मेशन को, या फिर आप दोनों के बीच में से किसी एक से इंफॉर्मेशन चाहते हो, या फिर आप एक चीज को छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। ये तीनों होते हैं इसके तीनों के यूज, एंड और नॉट ऑपरेटर। आई एम फ्रॉम रोहतक ब्रो, गुरमुख सिंह। फिर हमारे पास दोस्तों एक होता है लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर यूज किया जाता है सर्च करने के लिए एक वैल्यू को जो सिमिलर हो किसी स्पेसिफिक पैटर्न से किसी कॉलम के अंदर, यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर को वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने लाइक ऑपरेटर को काफी डिटेल में इसलिए नहीं कराया क्योंकि लाइक ऑपरेटर का टॉपिक जो है डिटेल में प्रैक्टिकली थोड़ा सा बड़ा है, और आपसे अगर एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा वो सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। यहाँ से लाइक ऑपरेटर को नीचे ब्लैंक दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा डैश इज यूज टू सर्च ए वैल्यू सिमिलर टू स्पेसिफिक पैटर्न इन ए कॉलम यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। यानी कि किसी कॉलम के अंदर कोई एक हमें वैल्यू को सर्च करना है, ढूंढना है, जो हो सकती है उसी के सिमिलर, उसी के पैटर्न पे कोई और वैल्यू भी उसके अंदर हो सकती है। तो ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए हम एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं। किस ऑपरेटर का? लाइक ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री आपने सुनी होगी, रियलिटी शो देखे होंगे आपने, बिग बॉस देखा होगा या फिर कोई सिंगिंग रियलिटी शो देखा होगा। वहां पे क्या होता है, शो के बीच में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। तो वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, जैसे बिग बॉस का शो है उसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। मैं अगर शो के 1 महीने चलने के बाद अंदर जाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले से वहां पे जो लोग हैं बिग बॉस के अंदर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने उनके बारे में डेली शो देख के उनके बारे में काफी कुछ पता कर लिया है। अब मैं वहां पे जाके अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे अगर ढूंढनी होगी तो मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं कि ये कैरेक्टर जो है ये ऐसा प्ले कर रहा है, ये कैरेक्टर ऐसा बिहेव करता है, ये कैरेक्टर इस तरीके से रहता है। तो मैं क्या हो गया, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर हो गया, और वो सब क्या हो गई, वो वैल्यूज हो गई जो पहले से वहां पे मौजूद थी। तो सिमिलर वैल्यूज को लेने के लिए हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि वहां पे पहले से सिमिलर वैसी वैल्यू हो, तो मैं आसानी से वहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो वो काम किसका होता है दोस्तों? लाइक ऑपरेटर का होता है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा लाइक ऑपरेटर आप लोगों को। सेकंड आपके पास होता है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हमें अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज को वेयर के अंदर, जो वेयर क्लॉज हम यूज कर रहे थे अभी तक, वेयर के अंदर एंड और नॉट भी हमने यूज किया था, वहां पे एक से ज्यादा वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें परमिशन देता है कौन? इन ऑपरेटर। ठीक है, तो यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज पे अगर आपको काम करना है तो आप वेयर क्लॉज के अंदर ज्यादा वैल्यूज डालना चाहते हो तो आप इन ऑपरेटर का यूज करोगे। सिंपल लॉजिक और सिंपल इतनी सी डेफिनेशन होती है इन ऑपरेटर की। फिर आपके पास आता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन शब्द का जैसे ही आपको इसकी हिंदी पता है, बिटवीन का पता है कि बिटवीन हमेशा दो चीजों के बीच में यूज किया जाता है। तो बिटवीन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, क्या वेदर और नॉट ए वैल्यू इज बिटवीन टू वैल्यूज स्टेटेड आफ्टर द कीवर्ड बिटवीन। यानी कि मान लो अगर मैं एक सेकेंड ये एक टेबल बनाता हूं, यहाँ पे हमने काफी सारी वैल्यूज डाली हुई हैं, काफी सारे एम्प्लॉय हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनकी वैल्यू हमने डाली हुई है। जहाँ पे कम से कम सैलरी जो होती है वो 10,000 होती है, और ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो होती है वो 1 लाख रुपए सैलरी होती है।
ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 50,000 से लेके और 70,000 के बीच में जो लोग सैलरी लेते हैं उनकी डिटेल में फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं किस ऑपरेटर का यूज करूंगा, मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करूंगा। बिटवीन वहां पे मैं लिखूंगा बिटवीन 50,000 एंड 70,000। तो वहां पे चाहे 10 लोग होंगे, चाहे 20 लोग होंगे, चाहे वहां पे 50 लोग होंगे, मुझे 50 से 70 के बीच में क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप दो चीजों के बीच की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हो। फिर आपके पास आता है दोस्तों ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है, आप किसी भी डेटाबेस के अंदर जो एक टेबल बनी हुई है और टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन पहले से फिक्स है, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यूज को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लगाना चाहते हो, या फिर आप घटते क्रम में लगाना चाहते हो, या फिर आप उस टेबल से इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से लेना चाहते हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन आए वो बढ़ते क्रम में आए या घटते क्रम में आए। कैसे? सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। 10,000 से सैलरी स्टार्ट थी, 1 लाख तक सैलरी जा रही थी। आप चाहते हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए जो 10,000 रुपए से स्टार्ट करके और आपकी 50,000 पे खत्म हो। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी कि सबसे पहले, अगर आप असेंडिंग का यूज करते हो तो सबसे पहला नाम जो होगा वो किसका होगा, जो 10,000 रुपए सैलरी लेता है, और लास्ट नाम किसका होगा, जो 50,000 रुपए सैलरी लेता है। तो आपने क्या किया है, आप असेंडिंग ऑर्डर में आपके इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। ऐसे ही अगर आप पहले 50,000 डालते हो और फिर दूसरे नंबर पे आप 10,000 डालते हो, पहले 50 डालते हो फिर 10 डालते हो, तो सबसे पहला नाम जिसका आएगा उसका आएगा जो 50,000 रुपए सैलरी लेता है, लास्ट में उसका नाम आएगा जो 10,000 रुपए सैलरी लेता है। तो लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू के एक लिस्ट में आप लोगों के पास वैल्यू निकल के आती है, और ऐसी वैल्यूज को ही लेने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर का यूज होता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के जैसे। इनका यूज होता है कि एक से ज्यादा वैल्यूज को लेने के लिए। बिटवीन का यूज होता है दो चीजों के बीच की वैल्यू आपको चाहिए है। और ऑर्डर बाय का यूज होता है घटते या बढ़ते क्रम में आपको रिजल्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए है। ठीक है। फिर हमारे पास एसक्यूएल के अंदर दोस्तों फंक्शंस होते हैं। ये वो फंक्शन नहीं है जो पाइथन के अंदर होते थे, ये वो फंक्शन है जो एसक्यूएल के अंदर होते हैं। पाइथन के अंदर आपके अलग फंक्शन होते थे, उनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस का। ठीक है। तो मान लो मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं जहां पे हम एक फील्ड बनाते हैं नाम की, NAME। एक फील्ड हम बनाते हैं मार्क्स की, ठीक है जी। और यहाँ पे हम नाम, पहला नाम लिखते हैं मान लो महिमा, MAHIMA। सेकंड नाम हम लिखते हैं यहाँ से रवि। थर्ड नाम हम लिखते हैं यहाँ से मुनेश। और ठीक है, तीन ही नाम, ठीक है। अब महिमा, मान लो महिमा आउट ऑफ 500 मार्क्स की बात हो रही है। 500 में से मान लो महिमा के 400 आए हुए हैं, रवि के 410 आए हुए हैं, और मुनेश के यहाँ पे 400 आए हुए हैं। तीनों के 400 ही ले लेते हैं, इक्वल, आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने कोई एक टेबल बनाई थी। किस कमांड का यूज करके टेबल बनाते हैं हम, कमेंट करके बताइए एक बार, हम टेबल को किस कमांड का यूज करके बनाते हैं। टेबल के अंदर कॉलम्स को हम किस कमांड का यूज करके बनाते हैं, बताइए जी। तो बनाने का काम किस कमांड से हो जाएगा दोस्तों, क्रिएट टेबल कमांड से हो जाएगा। CREATE, क्रिएट टेबल का यूज करके हम क्या करते हैं, टेबल को बनाते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन आता है हमारे पास सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम जो मार्क्स वाला कॉलम है उसका टोटल सम चाहते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। सम फंक्शन का यूज करके हम टोटल सम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही एवरेज हमें फाइंड आउट करनी होती है, औसत हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम AVG फंक्शन का यूज करते हैं, जो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एवरेज की शॉर्ट फॉर्म है।
ऐसे ही इन तीनों की अगर हमें एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तीनों का जोड़ करके डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो 1200 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आंसर आ जाएगा। उस ऐसे ही फिर हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू हमारे टेबल में निकालने के लिए। मान लो रवि के 500 में से 500 आए थे, तो यहाँ पे अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे और मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 500, क्योंकि 500 जो है उस कॉलम के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है। ऐसे ही हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं छोटी वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर टेबल के अंदर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मान लो महिमा के 300 थे 400 की जगह पे, तो हम मिन फंक्शन का यूज करके जब एंटर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 300 आएगा, क्योंकि टेबल के अंदर उस कॉलम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 300 है। फिर हमारे पास लास्ट आता है एग्रीगेट फंक्शन आप लोगों का, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन किसके लिए यूज होता है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करके मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, मार्क्स वाली फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, मार्क्स एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उस कॉलम के अंदर कितनी है वो हमारे पास रिजल्ट आता है। यानी कि कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 3 रिजल्ट आ जाएगा। टोटल कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 3 वैल्यू है टेबल के अंदर। तो इस तरीके से आप सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके टोटल निकाल सकते हो। उसके बाद आपका एवरेज फंक्शन का यूज करके आप औसत निकाल सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम का यूज करके आप बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। मिनिमम फंक्शन का यूज करके आप छोटी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। और उसके बाद ऑर्डर बाय काउंट का यूज करके आप क्या करते हो, आपकी कॉलम के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी वहां पे फिक्स की गई हैं, पुट की गई हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए आप काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है जी, सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है सबको। या नहीं आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों, क्या हो गया, सब कुछ सही चल रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता दो आप मेरे को। एक सेकंड, ओके। अरे मुझे एकदम से ना ये कमेंट्स यहाँ से गायब हो गई, तो उसके लिए ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम तो। उसके बाद सेकंड आपका आता है दोस्तों अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का क्या यूज होता है, तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि अपडेट यानी कि कोई वैल्यू है हमारी टेबल के अंदर पहले से है, उस वैल्यू में कुछ हमें चेंजेस करने हैं। तो उस वैल्यू में कुछ चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और नई वैल्यू अगर पुरानी वाली वैल्यू की जगह पे अगर हमें डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई वैल्यू के साथ उस चीज को अपडेट करना पड़ेगा, टेबल की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। और उसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं वो होती है आपकी अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, आपको पहले अपडेट लिखना होता है। अब तक आपने देखा होगा कि जिस भी कमांड का हम यूज कर रहे हैं उसी कमांड का यूज लिखना पड़ता है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अगर आपसे किसी भी कमांड के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपली उसी कमांड का नाम लिखेंगे हम, अगर उस कमांड का यूज करना है तो अपडेट का यूज करके हम टेबल का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं HSSC हमें वहां पे लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं सेट, SET, सेट, कॉलम का नाम लिखते हैं। मान लो कॉलम कौन सा है हमारा, हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ था, मान लो फीस का कॉलम बनाया हुआ था, ठीक है। तो सेट ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम लिखते हैं, यहाँ पे फीस इज इक्वल टू नई वैल्यू हमें क्या डालनी है। मान लो आपने पहले गलती से 100 रुपए की पेमेंट कर दी थी, लेकिन आप SC ST या BC कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से आते हो, जिन कैटेगरीज को कम फी पेमेंट करनी पड़ती है, और आपको करनी थी 50 रुपए लेकिन आपने कर दी 100 रुपए, तो अब क्या जरूरत पड़ेगी, हमें वो फीस अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो नई वैल्यू हम यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं, हम नई वैल्यू 50 यहाँ पे डालना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर हम नई वैल्यू डालते हैं, फिर कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर नई वैल्यू डालते हैं। ऐसे करके आप कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसे आप कितने भी कॉलम्स में अपडेट कर सकते हो वैल्यूज को। लास्ट में आपको लिखना होता है वेयर, फिर आपको कंडीशन देनी पड़ती है कि आप किस कंडीशन पे डालना चाहते हो, जहां पे कि 100 रुपए की जगह पे 50 डालना चाहते हो, 50 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल
इंक्रीज फीस वैल्यू बाय 800, यानी कि हमें फीस की जो वैल्यू है, मान लो पहले वो 100 रुपीज़ फीस लेनी थी सबसे, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, 100 की जगह पे अपडेशन कर दो कि 100 की जगह पे बच्चों को 800 रुपये फी पेमेंट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, टेबल का नाम है, स्टूडेंट टेबल का नाम है यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट लिखोगे। उसके बाद सेट, सेट क्या करना है हमें, सेट करना है फीस वाले कॉलम को, तो सेट के बराबर में हम क्या लिखेंगे, फीस लिखेंगे, सेट फीस, और इज इक्वल टू कर देंगे क्या, जो पहले फीस थी उसके साथ हम क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, उसके साथ हमें टोटल कितना करना है, 800 करना है, तो 100 प्लस 700 कर देंगे। तो नई फीस हमारे पास जो वहां पे अपडेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। वैल्यूज को एक पुरानी वैल्यू की जगह पे अगर आपको उसको बदल के नई वैल्यू वहां पे डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आप अपडेट फंक्शन का यूज करते हो। इतना सब आएगा क्या HSSC में, सिक्वल ज़्यादा डिटेल में हो गया क्या? जी नहीं, ये सिक्वल का आप 1% मान सकते हो पूरे सिक्वल के कॉन्सेप्ट का, ओनली 1%। सिक्वल, अगर अकेले सिक्वल के ऊपर अगर आप एक पूरा का पूरा सिक्वल अगर आपको सीखना है तो आपको एटलीस्ट 20 घंटे के आसपास पढ़ना पड़ता है। लगातार 20 घंटे की कोई वीडियो होती है, उसको इतना तो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको सिक्वल कंप्लीट पढ़ना है तो। ये तो बहुत बेसिक है दोस्तों, HSSC के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है। इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना, समझ तो आ रहा है ना, सिंपल सी तो चीजें हैं। अरे पता है, देखो डिलीट कमांड मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा बाकी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता बट मैंने देखा है ऐसा, लोग क्या करते हैं, डिलीट कमांड ऐसा लिख देते हैं बोर्ड पे या फिर ऐसे कंप्यूटर पे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और आपको बता देते हैं डिलीट कमांड का ये यूज होता है। आपने सुन लिया और आपको याद हो गया, एग्जाम में जाओगे वहां पे थोड़ी सी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो बदल देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैं ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम के टाइम पे अगर आपको डिलीट कमांड के बारे में, हम यहाँ से जितनी भी बातें कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन रख रहे हैं, वहां से ये चीज हमें निकालनी है, ये निकालनी है, ये बातें आपको एग्जाम में ध्यान रहेंगी तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस 0% हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं हर एक टॉपिक की प्रैक्टिकल थोड़ी सी बातें बता दूं, ठीक है। और सिलेबस आपका HSSC का डिफाइन है नहीं, तो इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे, बट एटलीस्ट आपको 12th क्लास तक का कंप्यूटर तो पढ़ के जाना पड़ेगा, और ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है, सिक्वल DBM में सब कुछ आपका 12th क्लास का टॉपिक है। तो डिलीट कमांड का यूज किया जाता है, कोई भी चीज हमें अगर रो में से, किसी पर्टिकुलर एक रो में से हमें अगर कोई वैल्यू को डिलीट करना है, काटना है, वहां से खत्म करना है, तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। एक बात बस आपको नोट ये रखनी है कि डिलीट कमांड का यूज करके आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रो के अंदर जो इंफॉर्मेशन डली हुई है उसको आप डिलीट कर सकते हो, किसी कॉलम को, या कॉलम को दूसरे किस नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट को या फिर फील्ड को, इनको आप डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या करोगे, रो के अंदर जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, टपल मेंटेन किया हुआ है और जो आपने इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसको ही आप डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड का यूज करके। डिलीट कमांड का यूज भी कैसे होता है, डिलीट लिखना पड़ता है, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम लिखना पड़ता है, जैसे HSSC टेबल का नाम लिख दिया, उसके बाद वेयर, वेयर के साइड में हमें कंडीशन देनी पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल हमें रिमूव करना है एडमिशन नंबर, कोई एक टेबल है हमारी जिसमें हमने एक कॉलम बनाया हुआ था, क्या कॉलम बनाया हुआ था, एडमिशन नंबर का कॉलम बनाया हुआ था, एडमिशन नंबर 1, एडमिशन नंबर 2, एडमिशन नंबर 3, ऐसे करके हमने डिटेल डाली हुई है। पहले नंबर पे जिसने एडमिशन लिया उसकी ये डिटेल है, दूसरे नंबर पे एडमिशन वाले की ये डिटेल है। फ्रॉम कहाँ से, HSSC वाली टेबल से हमें डिलीट करवाना है, क्या डिलीट करवाना है, जहां पे वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 222 है स्टूडेंट टेबल HSSC टेबल के अंदर, उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो एडमिशन नंबर इज इक्वल टू जो 222 नंबर पे एडमिशन जिसका होगा उसकी डिटेल वहां से क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो मेनली हमें जब भी हम किसी भी कमांड का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या काम करना पड़ रहा है, एक तो हमें वेयर का यूज करना पड़ रहा है, WHERE वेयर का यूज करना पड़ रहा है, जिसके ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, हमारी कंडीशन लिखते हैं।
एक हमें किस शब्द का यूज करना पड़ रहा है, एक हमें फ्रॉम शब्द का यूज करना पड़ रहा है, और एक हमें जिस शब्द का यूज करना पड़ता है उसी शब्द की वो क्या होती है, कमांड होती है। तो सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। कमांड, कहां पे कमांड लगा रहे हो, किस टेबल पे कमांड लगा रहे हो, उस टेबल का नाम, और उस टेबल के अंदर आप वो कमांड किस चीज के लिए लगा रहे हो, वेयर, कंडीशन। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इन 3 चीजों के अलावा किसी भी कमांड में कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है जी। जैसे एक आपके पास आती है, कुछ और कमांड्स हैं आपकी, जैसे अल्टर टेबल कमांड होती है एक। ये कमांड यूज की जाती है मॉडिफिकेशन करने के लिए टेबल के स्ट्रक्चर को। पहले आपने एक टेबल कुछ इस तरीके से बनाया था कि उसके अंदर टोटल आपने 5 कॉलम बनाए थे। अब आप चाहते हो कि उसके अंदर 4 कॉलम्स मैं और बना दूं, तो टेबल का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, ढांचा चेंज करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। ड्रॉप टेबल कमांड का यूज हम करते हैं रिमूव करने के लिए, टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को या फिर टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कैच छूटेगा तो मैच छूट जाएगा हाथ से, एक कैच से पूरा मैच हाथ से चला जाता है। ऐसे ही ड्रॉप का मतलब होता है पूरी की पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन को खत्म कर देना, ढांचे को खत्म कर देना। और डिलीट कमांड का यूज होता है पर्टिकुलर किसी एक रो की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए। एक टर्म होती है आपके पास इक्विजॉइंस। इक्विजॉइंस का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग टेबल्स के अंदर। ये एक स्पेशल टाइप का ज्वाइन होता है जिसमें हम ओनली इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि इक्वल वाला जो ऑपरेटर होता है आपका, उसका हम यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि अलग अलग टेबल के अंदर अगर हमें इंफॉर्मेशन का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वी यानी कि इक्वल ज्वाइंस का यूज करेंगे, यानी कि इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। पूरी टेबल को खत्म करना है तो ड्रॉप टेबल। और अल्टर टेबल का यूज, अल्टर टेबल कमांड का यूज होता है हमें क्या करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी दोस्तों कमांड, डिलीट कमांड, अल्टर टेबल कमांड, अपडेट, आपके एग्रीगेट फंक्शंस, लाइक ऑपरेटर, इन बिटवीन ऑर्डर बाय ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सिलेक्ट, इंसर्ट और क्रिएट कमांड। इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करेंगे। एसक्यूएल से जितना थ्योरी का पार्ट आपके पेपर में आ सकता था वो पूरा का पूरा हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, विच डेटा मैनिपुलेशन कमांड, ऐसी कौन सी डेटा मैनिपुलेशन की कमांड है, यानी कि डेटा के अंदर बदलाव करने की इनमें से कौन सी कमांड है जो यूज की जाती है टू कंबाइन द रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। अभी बिल्कुल लास्ट में मैंने आप लोगों को बात बताई है, उसी बात को थोड़ा सा घुमा के इन्होंने पूछ लिया है कि इनमें से ऐसी कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए रिकॉर्ड्स को, एक या एक से ज्यादा टेबल्स के साथ अगर हमें खेलना होता है, यूज काम करना होता है, तो हम इनमें से किस कमांड का यूज करते हैं। दीजिए जी आंसर। तो अभी अभी मैंने बताया था क्या, एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इक्वी जॉइंस कमांड का यूज करते हैं। तो आंसर में देखो आपको ऑप्शन में इक्वी उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ ज्वाइन दे दिया, तो ज्वाइन कमांड भी उसको हम बोल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है। सिलेक्ट आंसर आ रहा है। सिलेक्ट तो हम इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सिक्वल टाइप। इन 4 ऑप्शंस में से सिक्वल में हमने कौन सी ऐसी चीज है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिक्वल का एक वैलिड सिक्वल टाइप नहीं है। हाँ जी, ज्वाइन बिल्कुल आप सभी का आंसर है। ठीक है, राइट है। तो इसका आंसर कीजिए आप, कौन सा ऑप्शन है जो वैलिड सिक्वल टाइप नहीं है। तो हमने देखा कि सिक्वल के अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यू भी डाली है, सिक्वल के अंदर हमने पॉइंट वैल्यू भी डाली है, डेसिमल दशमलव वाली भी वैल्यू डाली है,
और सिक्वल के अंदर हमने नाम जो डाले हैं उसमें क्या होते हैं, हर एक नाम में टेक्स्ट में क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, तो करेक्टर भी हमने पढ़ा है, लेकिन डेसिमल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि डेसिमल का काम कौन कर देता है, हमारा फ्लोट कर देता है, तो इसलिए डेसिमल नाम की कोई भी चीज सिक्वल का कोई भी टाइप नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोस्तों, ट्रू फॉल्स करके पूछ सकते हैं आप लोगों से कि सिक्वल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम्स टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन। सेम रिलेशन के अंदर मान लो एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, इस टेबल में एक कॉलम बना हुआ है, इस टेबल में कॉलम बना हुआ है, या फिर एक ही टेबल के अंदर एक ही कॉलम के अंदर सेम एट्रीब्यूट रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक कॉलम के अंदर एक एट्रीब्यूट डलेगा या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी वहां पे डाले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा या फिर ये फॉल्स हो जाएगा, बताइए जी क्या हो जाएगा। क्या हम एक के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू डाल सकते हैं? जी नहीं, एक कॉलम के अंदर एक फील्ड के अंदर हम एक ही तरह का एट्रीब्यूट डालते हैं, तो इसलिए आंसर क्या करोगे आप, फॉल्स करोगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कौन सा ऑपरेटर है जो यूज किया जाता है किसी वैल्यू की तुलना करवाने के लिए, किसी लिस्ट की जो वैल्यूज हैं उनसे तुलना कराने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो बताइए जी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा। मान लो ये कोई लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, अब हमें एक वैल्यू की उन वैल्यूज के अंदर मान लो तुलना करानी है जो पहले से स्पेसिफाइड है उस लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर हमें कुछ करना है तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? तो हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं दोस्तों, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं अंदर कुछ करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स है। ए सिक्वल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट्स। क्या एक सिक्वल की जो क्वेरी होती है, सिक्वल की जो कमांड्स होती हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली किसी डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देती हैं, काट देती हैं, डिलीट कर देती हैं, या वो नहीं करती हैं अपने आप से, या फिर हमें मैन्युअली करना पड़ता है कुछ ना कुछ कमांड डाल के? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट गलत है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। हमें अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे, अगर हमें टेबल को ड्रॉप करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो सिक्वल की जो क्वेरी होती है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट नहीं करती किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है सभी का। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा, द सिक्वल यूज्ड बाय फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डीबीएमएस इज कॉल्ड। यानी कि क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सिक्वल की ऐसी लैंग्वेज है जो यूज की जाती है फ्रंट एंड देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, किसी भी एप्लीकेशन में आप किसी भी एप्लीकेशन का सोच सकते हो, आप व्हाट्सएप सोच सकते हो, फेसबुक सोच सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम, कोई भी सोच सकते हो। एक फ्रंट एंड होता है और एक टर्म होती है बैक एंड। जैसे आपको शब्दों से पता लग रहा है, फ्रंट का मतलब क्या होता है, फ्रंट का मतलब होता है सामने, और बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। तो इतना ही जान लो आप इन चीजों के बारे में कि फ्रंट एंड का मतलब होता है कि सामने जो लोग काम कर रहे हैं वो, और बैक एंड का मतलब होता है पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो। आप तो एप्लीकेशन का यूज करते टाइम सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करते हो, पोस्ट देखते रहते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन आपका ये जो किया हुआ है, ये उस इंटरफेस के पीछे कौन लोग बैठे हैं, वो सभी कौन है, जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, जो पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो इंटरफेस के पास काम करते हैं, उनको फ्रंट एंड पे काम करना वाला बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिक्वल इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यूज की जाती है फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में रिक्वेस्ट करने के लिए। डीबीएमएस से हम रिक्वेस्ट करेंगे, फ्रंट एंड पे बैठे हम डीबीएमएस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बताइए जी। बताएगा कोई इसका आंसर? तो हम यूज करते हैं दोस्तों डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उस चीज के लिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड यूज टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम इन ए रिलेशन इज। अब तक हमने देखा था कि हम एक रो को डिलीट कर रहे थे किस कमांड की हेल्प से, डिलीट कमांड की हेल्प से। अब हमसे पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर कॉलम को ही डिलीट करना है तो हम किस कमांड का यूज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने के लिए बताइए दोस्तों हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे अल्टर ड्रॉप का यूज करेंगे एक पर्टिकुलर पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7th क्वेश्चन का। Which of the following operations requires the relations to be union compatible? कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो रिक्वायर होता है, संबंध जो बनते हैं हमारे यूनियन कंपेटिबल मतलब वैल्यूज को एक साथ जोड़ने के लिए हम ऐसे किस ऑपरेशन का यूज करते हैं एक टेबल के अंदर। तो हम यूनियन का यूज भी कर सकते हैं, यूनिटी बनाने के लिए वैल्यूज की यूनिटी बनानी है, जोड़नी है तो यूनियन का यूज भी कर सकते हैं। उसको हम इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, जो इस टेबल में है इस टेबल में है उनको आपस में हमें जोड़ना है, इंटरसेक्शन करना है, या फिर हम डिफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आप ध्यान रखना इस बात का। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू एक्सेस डेटा इन डेटाबेस। इनमें से डेटाबेस की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस में एक्सेस करने की अनुमति देती है, अलाउ करती है, हम कोई इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं, उसके लिए हम इनमें से किस लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्या उसको DCL बोलते हैं, DML बोलते हैं, DDL बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको। तो DCL की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं होती है दोस्तों डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं, अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी करनी है, अदल बदल करना है, तो हम डेटा मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। डेटा के बारे में कंप्लीट अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हम किसका यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन का लैंग्वेज यूज करते हैं। बट एक डेटाबेस के अंदर हमें उस डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन के साथ हमें काम करना है, तो हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं दोस्तों, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ए ऑप्शन 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव कम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, होप यू आर गुड वीरू सर। हाँ जी, मिलिट्री ब्रेट, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी वेल। और अपा चंगे सी, आप बताइए कैसे हैं। 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर एक कंपैरिजन ऑपरेटर इनमें से कौन सा होता है। क्या डबल साइन कंपैरिजन होता है, या लाइक ऑपरेटर कंपैरिजन होता है, बिटवीन ऑपरेटर कंपैरिजन होता है, या इक्वल का साइन कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। बताइए जी क्या होता है। तो जब भी हमें कंपैरिजन करवाना होता है दो चीजों के बीच में, तो हम इक्वल टू का साइन, 2 बार इक्वल टू का यूज करते हैं कंपैरिजन कराने के लिए। और एक अकेले इक्वल टू का साइन हम यूज किसके लिए करते हैं, ASSIGNMENT, असाइनमेंट करने के लिए। कोई वैल्यू अगर हमें ए के अंदर 10 वैल्यू को असाइन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वल टू का यूज करेंगे। तो यहां से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। क्लियर है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर एक लीगल एक्सप्रेशन कैसा है। अब देखो, जो वो बच्चा जो स्टूडेंट जो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर ज्यादा नहीं हो गया, रेनू पूछ रही थी आई थिंक। तो देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके HSSC के एग्जाम में कि इनमें से एक वैलिड लीगल एक्सप्रेशन कौन सा है एसक्यूएल का जो सही माना जाएगा। सिलेक्ट नल फ्रॉम सेल्स, सिलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सिलेक्ट हैश फ्रॉम सेल्स। तो एक वैलिड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताइए जी। तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम नेम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिलेक्ट नेम, और फिर हम क्या यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं फ्रॉम, कहां से, सेल्स की कोई टेबल है वहां से। ठीक है, तो पहले नेम सिलेक्ट होगा, फिर सेल्स सिलेक्ट होगा, टेबल का नाम सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्स, ये जो बी वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका राइट एक्सप्रेशन हो जाएगा
11th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है, डीसीएल प्रोवाइड्स कमांड्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक। डीसीएल जो कमांड है, डीसीएल जो लैंग्वेज हो, कैसी कैसी कमांड प्रोवाइड कराती है परफॉर्म करने के लिए एक्शंस को। डीसीएल कमांड से हम क्या कर सकते हैं, या तो चेंज कर सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को, इंसर्ट अपडेट डिलीट रिकॉर्ड्स या वैल्यूज को कर सकते हैं, या फिर ऑथोराइजिंग एक्सेस को ऑथोराइज करवा सकते हैं, या फिर अदर कंट्रोल ओवर डेटाबेस हम कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर और कोई कंट्रोल ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से पता लग रहा है, डीसीएल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो जहां पे कंट्रोल शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमें ऑथोराइजेशन मिल गया है उस डेटाबेस के अंदर काम करने का, और उसके अलावा भी हमें और कंट्रोल डेटाबेस के अंदर मिल सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, द काउंट फंक्शन इन सिक्वल रिटर्न्स द नंबर ऑफ। जो COUNT काउंट फंक्शन था वो हमें रिटर्न में क्या देता था, वो पूछा गया है आप लोगों से। तो काउंट का यूज करके हम क्या करते थे, वैल्यूज हमें वापस देता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमें वापस देता है, ग्रुप बाय हमें वापस देता है, या कॉलम्स हमें वापस देता है। तो काउंट फंक्शन क्या करता था, बताइए जी। तो काउंट फंक्शन क्या करता था, टेबल के अंदर एक कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज हमें आउटपुट में देता था। तो ए ऑप्शन आपका 13th का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं पता तो आप DBMS वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने समझाया हुआ है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बारे में रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके। तो कौन सा डेटा टाइप होगा, क्या रो होगा, कैर होगा, न्यूमेरिक होगा, या वेर कैर होगा, बताइए जी कौन सा डेटाबेस होगा, सॉरी कौन सा डेटा टाइप होगा। तो मैं आपको बता दूं, RAW रो डेटा टाइप होता है हमारे पास। हमारी थ्योरी में नहीं था, ये थोड़ा सा और गहराई में है। रो डेटा टाइप की हेल्प से हम किसी भी कॉलम के अंदर एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फीड कर पाते हैं। तो आप वैसे ध्यान रख लेना रो डेटा टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए सिक्वल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर आर नो इंडेक्सेस ऑन द रिलेशंस। क्या ये सच है कि सिक्वल की जो भी क्वेरी होगी या सिक्वल की कोई भी कमांड होगी वो काम नहीं करेगी, कब, अगर वहां पे कोई भी इंडेक्स नहीं है रिलेशन में। यानी कि दो टेबल्स के बीच में अगर कोई हमने रिलेशन बनाई हुई है और वहां पे हमने इंडेक्सिंग करके कोई कुछ दर्शाया नहीं है कि क्या है, किस बारे में है, तो वहां पे सिक्वल क्वेरी काम करेगी या नहीं करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए जी क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल नो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले बताना होता है, सबसे पहले जब हम टेबल फॉर्म कर रहे हैं क्रिएट टेबल की हेल्प से, तो वहां पे अगर हम दो टेबल के बीच में अगर रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां पे इंडेक्स नाम की चीज तो हमें करनी पड़ेगी। तो नो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL। DDL की फुल फॉर्म क्या होती है। डायनामिक डेटा लैंग्वेज होती है, डिटेल डेटा लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, या डेटा डेरिवेशन लैंग्वेज होती है, बताइए जी क्या आंसर होगा। 15th क्वेश्चन का आंसर बताइए। DDL की फुल फॉर्म, जी बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं DDL को, और DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। ए डेटाबेस लैंग्वेज, इनमें से कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है डिफाइन करने के लिए पूरे के पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। ऐसी कौन सी लैंग्वेज को हम बोलते हैं जिससे हम पूरे के पूरे डेटा के स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, खुल के बता सकते हैं। क्या वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगी, या फिर वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम हमारे डेटाबेस में हमारी इंफॉर्मेशन डेटा को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेटमेंट इन सिक्वल अलाउज अस टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल। इनमें से कौन सी ऐसी हमारी सिक्वल की स्टेटमेंट है जो हमें टेबल के अंदर डेफिनेशन, टेबल की एक डेफिनेशन को बदलने के लिए हमें काम आती है, हमारे काम आती है टेबल की डेफिनेशन को बदलने के लिए। अल्टर टेबल, अपडेट,
क्रिएट या सिलेक्ट, बताइए जी कौन सी कमांड होती है जो सिक्वल की स्टेटमेंट है जो हमें अलाउ करती है पूरे टेबल की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। तो अल्टर टेबल का यूज करते थे हम जब हमें हमारे टेबल की डेफिनेशन को चेंज करना होता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19th क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड इन सिक्वल टू सिलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए हमारी सिक्वल की कौन सी कमांड का यूज हम करते हैं? क्या हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, या फिर मीन फंक्शन का यूज करते हैं? अलग अलग वैल्यूज को, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए हमने जिस टर्म का यूज किया था वो कौन सी टर्म थी? डिस्टिंक्ट टर्म थी। तो डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करके हम सिक्वल के अंदर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कमांड इज यूज्ड इन सिक्वल टू रिमूव फुल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा टेबल। पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को ही रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? क्या हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करते हैं, अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं, सिलेक्ट का यूज करते हैं, या क्रिएट टेबल का यूज करते हैं? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही हमें रिमूव करना होता है तो हम हम ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इन एसक्यूएल परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो पैटर्न मैच करता है एसक्यूएल के अंदर? यानी कि एक टेबल का कोई एक पैटर्न है, हमने किसी पैटर्न से एक टेबल बनाई हुई है, फिर दूसरी टेबल में हम उसी पैटर्न को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो पैटर्न मैच के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक वैल्यू है, उसी के जैसी हम एक और वैल्यू बनाना चाहते हैं तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर एब्सेंस ऑफ डेटा। कौन सा ऑपरेटर है जो टेस्ट करता है, चेक करता है एक कॉलम को, किसके लिए? कि उस कॉलम में जो वैल्यू है वो कॉलम कहीं खाली तो नहीं है, जो डेटा उसमें डालना था वो अब्सेंस में तो नहीं है, अब्सेंट तो नहीं है, तो खाली तो नहीं है। उसके लिए हम किस ऑपरेटर का, मतलब कौन सा ऑपरेटर होता है जो चेक करता है ये चीज? तो कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा हमारा उसके लिए? बिल्कुल बताया था मैंने आप लोगों को, एग्जिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो या तो एग्जिस्ट बोल सकते हो उसको, या फिर आप उसको नोट नल वैल्यू भी बोल सकते हो, यानी कि वो वैल्यू खाली नहीं है, या फिर उसको आप क्या बोलोगे? एग्जिस्ट बोलोगे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इज नल नहीं होगा, कभी इज नल लगा दो। 23 क्वेश्चन है विच कमांड इन सिक्वल लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के अंदर एक से ज्यादा फील्ड्स को चेंज करने के लिए, मान लो एक ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है आपने, सॉरी ये एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ डाला हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो कौन सी कमांड है जो हमें इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अगर तीनों फील्ड्स की इंफॉर्मेशन को अगर हमें चेंज करना है, बदलना है, तो हम किस कमांड का यूज कर सकते हैं? इंसर्ट का यूज करेंगे, मॉडिफाई का यूज करेंगे, लुकअप का यूज करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? जी बताइए किस कमांड का यूज करेंगे हम 23 क्वेश्चन में? तो 23 क्वेश्चन में हम मॉडिफाई कमांड का यूज करते हैं हमारी टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन में चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन ए पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम के बेस पे कैलकुलेशंस अगर हमें करवानी है तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? क्या हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्या हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, क्या हम ऑपरेंड्स का यूज करते हैं, या हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं? तो कैलकुलेशंस अगर हमें वहां पे मैथमेटिकल या किसी भी तरह की कैलकुलेशंस अगर हमें टेबल के अंदर करनी होती हैं तो हम किनका यूज करते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं इन ऑप्शंस में से, जिसमें आप सम करते हो, एवरेज निकालते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो। ये सब कहाँ होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं? आपके एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
दिस कमांड इज यूज टू अरेंज वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक टेबल के अंदर से अगर हमें वैल्यूज को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अगर फाइंड आउट करना है तो हम इनमें से किस कमांड का यूज करते हैं? क्या वो ग्रुप बाय होती है, क्या वो ऑर्डर बाय होती है, क्या वो इन ऑपरेटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों? हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका एसक्यूएल का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एचएसएससी के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सीक्वल में इससे ज़्यादा बाहर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ जिसने भी ये वीडियो देखी है उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा और उसका कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा एसक्यूएल से, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से। तो हरियाणा के एग्जाम्स के लिए अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप लोगों का अब एसक्यूएल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, आप लोग जुड़े रहे हैं लास्ट तक, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये काम पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर हरियाणा की तैयारी और भी आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, या फिर आपका भाई बहन या दोस्त 11th और 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप हमारे चैनल को उसको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद सभी का। बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हरियाणा में रहिए चाहे हैदराबाद में रहिए।